नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जनता सड़कों पर उतर आई है। राष्ट्रपति भवन पर भी जनता का पिछले 3 दिनों से कब्जा है। जनता के आक्रोश के चलते राष्ट्रपति को अपना घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा और नए प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमसिंघे को भी इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका में गलत राजनीतिक फैसलों का आलम यह कि देश में हालात काबू से बाहर चले गए। महंगाई चरम पर है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। जिन नेताओं के हाथों में जनता ने सत्ता सौंपी थी वो पूरी तरह से फेल हो गए। ऐसे में सवाल ये, आखिर श्रीलंका के हालात कैसे सुधरेंगे? भारत श्रीलंका का पड़ोसी देश है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भारत ने $3 बिलियन से ज्यादा की मदद अब तक श्रीलंका को कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बयान दे चुके हैं कि श्रीलंका को आगे जो भी मदद चाहिए होगी भारत देगा। लेकिन ये पूछे जाने पर कि क्या कोई शरणार्थी संकट है, विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में कोई शरणार्थी संकट नहीं है। पर सवाल ये कि क्या हालात ज्यादा दिनों तक श्रीलंका में अगर ऐसे ही बने रहे तो क्या तब भी शरणार्थियों की समस्या खड़ी नहीं होगी? सवाल तो ये भी है कि घोर संकट से गुजर रही श्रीलंका की नैया पार कैसे लग पाएगी? क्या अकेले भारत की मदद श्रीलंका के लिए काफी साबित होगी या दुनिया के बड़े देशों को भी श्रीलंका की मदद के लिए आगे आना चाहिए? आजादी के बाद उपजे अब तक के सबसे बड़े संकट से कैसे उबर सकता है श्रीलंका? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। कल हमने दृश्य देखे और जो आज भी हम देख रहे हैं वो जो एक रियासत होती है जब बिल्कुल चरमरा जाती है और उसमें एक अराजकता फैल जाती है, ये वो वाले दृश्य थे जो हमने कल देखे। ये कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये कोई उपद्रव नहीं था, ये अराजकता थी। और इस अराजकता के पीछे जो आर्थिक संकट है लाजमी है कि वही इस अराजकता को हवा दे रहा है। ठीक है ना। श्रीलंका के लोगों ने ही उस परिवार को बिठाया था ना। हमारे यहाँ पर भी, हमारे देश में भी बहुत सारे परिवार हैं जिनको लोग जा जाकर वोट देते हैं। तो पहले जरा सोच लें कि जब परिवारों को आप वोट देते हैं तो फिर हशर क्या होता है देशों का। तो ये आपके सामने श्रीलंका में नजर आ रहा है। तो वो जो अब अराजकता हो रही है वो तो रोष निकल रहा है उन लोगों के ऊपर। उनके खिलाफ जो आपका एक गुस्सा है वो प्रदर्शित हो रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कि कैसे सुधरेगी श्रीलंका की आर्थिक सेहत। सबसे बड़ा सवाल, आर्थिक सेहत सुधरेगी अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पर स्थिति नियंत्रण में आती चली जाएगी? क्या भारत की मदद श्रीलंका के लिए काफी होगी? दुनिया के बड़े देश और बड़े बड़े संगठन कहां हैं? वो मदद के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? किस बात के इंतजार में हैं? क्या लंका की राजनीति से परिवारवाद होगा खत्म? क्योंकि सबसे बड़ा कारण एक ही परिवार की गलत नीतियां बताई जा रही है श्रीलंका के इन हालातों के पीछे। ऐसे में क्या परिवारवाद पर अब चर्चा के साथ ही इसे खत्म करने की तरफ आगे सोचा जाएगा? क्या ऑल पार्टी गवर्नमेंट बदल पाएगी वहां के हालात? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। जल्दी से मैं पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और अब से थोड़ी ही देर में पूर्व राजनयिक जितेंद्र कुमार ओझा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत कौशिक साहब आप ही के विश्लेषण के साथ। श्रीलंका के ये ताजा हालात वाकिफ है, वर्स्ट किस शब्द का इस्तेमाल करूं समझ नहीं आता। अब ऐसे में सुगबुगाहट इस बात की कि नई सरकार बनाने की वहां पर तैयारियां पुरजोर तरीके से हो रही है। लेकिन क्या ये ऑल पार्टी गवर्नमेंट जिसे बनने की जद्दोजहद वहां पर चल रही है, हालात क्या काबू में आ पाएंगे? लग रहा है फिलहाल की ताजा स्थितियां देखकर कैसे आखिरकार श्रीलंका को बचाया जा सकेगा? देखो शिल्पा, समझना पड़ेगा कि जो पड़ोस के राज्य में हो रहा है, पड़ोसी हाँ, वो जनता किस तरीके से आक्रोश में है। ये आसपास के जितने भी देश हैं उनकी सरकारों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा हाँ, कि जब इस तरीके के फैसले सरकारें लेती हैं जहां उन देशों को बड़ी भरपाई करनी पड़ती है, उसके लिए एक श्रीलंका उदाहरण है कि हम बहुत अच्छी चीज़ें सोचते हैं देश के लिए, लेकिन बिना समीक्षा के या बिना एक्सपीरियंस के जब हम ऐसे कोई निर्णय ले लेते हैं जिनका भविष्य कुछ नहीं होता
और केवल कुछ मुट्ठी भर लोग बैठ कर के नियम और कानून इस देश के जब बनाते हैं और जब उनका कह सकते हैं कि जब देश में क्या माहौल होता है या किस तरीके के उनके रिजल्ट आते हैं वो बाद में कुछ उल्टे हों तो देश इन गंभीर समस्याओं से घिर जाते हैं। तमाम आपने सोशल मीडिया पे इस समय देखा होगा कि बहुत सारे विपक्ष के नेता इस बात को कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, भारत की सरकार को ये समझना पड़ेगा। हाँ। तो ये सारे चीजें इशारे करते हैं कि क्या देश की सरकार जहाँ जिस देश में हम रह रहे हैं क्या उसने भी कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं, क्या जनता अब भी आक्रोश में है। बड़े आंदोलन इस देश में अभी होके चुके हैं, कई जगह हो भी रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन को लेकर को हो, चाहे अग्निवीर को लेकर के हो, चाहे तमाम छोटे छोटे जो आंदोलन जहाँ सरकार ने फैसले लिए उनको लेकर के हों। वही चीजें श्रीलंका की जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि बिना सरकार के गठन के कोई भी देश आगे नहीं आ सकता। बिना सरकार के गठन के समस्या का समाधान नहीं होगा। कोई भी देश वो श्रीलंका में सहयोग भी करना चाहता है तो एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो किसके साथ बैठ के करेंगे। कूटनीतिक तरीके से या राजनीतिक तरीके से निकालने की जब बातें होंगी तो कोई भी तो टेबल पर होना चाहिए। तो ये वहां की जनता को समझना पड़ेगा शिल्पा जी कि कम से कम जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक जनता को, जो आंदोलित जनता है उसको कम से कम धैर्य बनाए रखना होगा। क्योंकि आज भी हमारे विदेश लेकिन तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा। वहां पर राष्ट्रपति भवन में किस तरह से उत्पात मचाया हुआ है प्रदर्शनकारियों ने, आपने भी देखा होगा। नहीं, बिल्कुल है, मैं वही कह रहा हूँ, ये समाधान नहीं हो सकता। हाँ। कि राष्ट्रपति भवन पे या प्रधानमंत्री आवास को आप घेर लें और जिस तरीके से जो वीडियोज आ रहे हैं उस समस्या का समाधान नहीं है। कोई भी सरकार या चुनी जाती है पक्ष को विपक्ष को मिला करके तो कम से कम उसको समय देना पड़ेगा। दूसरी बात ये समझना पड़ेगा श्रीलंका की जनता को और उनके नेताओं को कि आखिरकार ऐसी परिस्थितियां बनी कैसे, इनके जिम्मेदार कौन लोग हैं और उन जिम्मेदार लोगों पर चाहे कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा अधिकारी रहा हो या बड़े पदों पर रहा हो, उनको दंडित करने का काम जब तक जनता के सामने आप नहीं रखेंगे, ये उनको संदेश जाना चाहिए कि जिस हालात में आज देश है उसके जिम्मेदार लोग कौन है और वो जिम्मेदार लोगों को अरेस्ट किया गया है या संवैधानिक कार्रवाई होनी है। ये मुझे लगता है कि जनता को संतुष्ट करने के लिए होगा, लेकिन इससे पहले कम से कम जनता ये समझे कि हमको नेतृत्व जब तक श्रीलंका का नहीं मिलेगा तब तक कोई भी देश सहयोग के लिए आगे नहीं आएगा। क्योंकि तमाम तरीके के कूटनीतिक और राजनीतिक फैसले होते हैं, आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश सोशल वर्क कर रहा है, उस सोशल वर्क के पीछे भी मुझे लगता है कि बहुत सारी कूटनीतिक फैसले भी होते हैं कि जब हम किसी का सहयोग करते हैं तो आगे जाकर के उसका हमको क्या प्रतिफल मिलेगा, और वो चल रहा है। आज बहुत सारे देख रहे हैं चाइना ने जिस तरीके से वहाँ रखा, तमाम कर्ज दिया, उसका इंटरेस्ट आपने देखा होगा, तमाम ऐसी योजनाएं लाई। भूटान में भी यही देखने को मिल रहा है, नेपाल में भी यही देखने को मिल रहा है। तो उन देशों को भी समझना पड़ेगा कि किस बड़े देश ने कर्ज के नीचे दबा करके कैसे हालात पैदा कर दिए। लेकिन अगर किसी देश का मोटिव ही ये हो कि भारी भरकम कर्ज दे दो और इसके बाद वहां के हालात पहले ही भांपकर जानबूझकर जाल में फंसाने की कोशिश हो, जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ। नहीं, वो तो अब संदेश चला गया ना। हाँ। अब सारे देश इस बात को सोचने के लिए मजबूर होंगे। हाँ। पाकिस्तान भी समझ रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान जो कॉरिडोर बनाने की बात हुई वहां उसका विरोध वहां की जनता ने किया कि नहीं किया, तो वहां छोटे छोटे राजनीतिक दल भी वहां उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये अब समझ में धीरे धीरे करके आ रहा है और तमाम लोकतांत्रिक देशों को ये संदेश देने का भी काम करना पड़ेगा कि ऐसे किसी साझे में ना आए। तो चाइना की तरफ इशारा करते हैं कि आज श्रीलंका कैसे हैं। दूसरी बात, हमारा पड़ोसी है, बहुत सारा सहयोग हमने दवाई देकर के, अनाज देकर के, पेट्रोलियम पदार्थ देकर के हमने उसका सहयोग किया है। हाँ। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। हाँ। और उस सीमा के अंदर ही हमारा देश कर पाएगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं थोड़ा छिन्न भिन्न है। लेकिन दूसरे देश तभी सहयोग कर पाएंगे जब वहां एक ठोस नेतृत्व वहां होगा, जो निर्णय लेने वाला होगा, जो फैसला लेने वाला होगा, वहाँ एक हस्तांतरों का आदान प्रदान होगा। मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि बड़े जब निर्णय लिए जाते हैं तो सरकार के समक्ष और समकक्ष जो चीजें रखी जाती हैं एक दूसरे के लिए, जैसे वहाँ के विदेश मंत्री से बात होगी, जो प्रधानमंत्री होंगे उनसे बात होगी, और किस तरीके की वापसी होगी। बहुत सारा चीजें ऐसे होती है कि हम कर्ज देते हैं, उसके लिए वापसी इतने वर्ष में हो पाती है, तमाम ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बड़े देश, विश्व बैंक को आगे आना चाहिए, विश्व बैंक को वहाँ जो कुछ करना, जितना सहयोग कर सकती है वो करना चाहिए।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हालात तो ठीक हों। हाँ। आप नेतृत्व से किससे बात करेंगे? आप ओके। आजकल जब नेतृत्व ही वहां नहीं है, हाँ, तो बात वार्ता किससे होगी? मदद करे तो मदद करे कैसे और किसकी मदद करे? वहां पर नेतृत्व के लिए कोई होना चाहिए, बातचीत करने के लिए कोई होना चाहिए। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ अनुज माथुर साहब भी जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, सबसे बड़ा सवाल क्या होगा इन 22 करोड़ श्रीलंकन्स का? वहां पर त्रहिमाम मची हुई है, उन्हें खुद कुछ नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। हालांकि सरकार गठन की बात वहां पर की जा रही है, लग रहा है जल्द ही काबू वहां पर हालात हो जाएंगे। देखो, मैं शिल्पा, मैं आपसे एक दो बात, पहले आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले एक दो बात बताना चाहता हूं कि जो चाइना का काम करने का जो तरीका है वो यही है, और ये बात सबको पता है, कोई इससे अछूता नहीं है। मैं जब हमें और आपको पता हो सकती है तो आपको क्या लगता है कि श्रीलंका की लीडरशिप को ये बात मालूम नहीं थी? लेकिन क्या होता है कि आप जब, मैं एक अंग्रेजी के शब्द में इसको समअप करना चाहता हूं, ये जो परिस्थिति पैदा हुई है ये राजपक्षे ब्रदर्स की एरोगेंस की वजह से हुई है, उस परिवार की एरोगेंस की वजह से हुई है। हर मामूली से मामूली इकोनॉमिस्ट इस बात को जानता है कि जब आपका कर्ज आपके जीडीपी से 10% से ज्यादा हो जाता है तो आप रिसेशन में आ जाते हैं, और ये 10% से कहीं ज्यादा कर्ज आपने चीन से ले रखा है। क्या ये बात उनको नहीं मालूम थी? क्या उनके देश में इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स नहीं है? क्या उनके पास कोई एडवाइजर्स नहीं है? ये मैं फिर आपका चैनल मुझे एंटी चाइना ब्रांड करने वाला है, लेकिन मैं बताऊंगा कि चाइना क्या करता है कि किसी भी जिस देश में वो अपने पैर फैलाता है वहां की लीडरशिप को पहले अपने कब्जे में काबू में लेता है। हाँ। फिर उस लीडरशिप को डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेजेस देता है, हाँ। ताकि वो लीडरशिप उस दबाव में आकर के, हाँ। और उस प्रलोभन में आकर के, हाँ। गलत निर्णय ले और उससे चीन का काम बन जाए। पहले क्या होता था कि हाँ। आप पहले मिलिट्री भेजते थे, हाँ। और फिर इकोनॉमिक्स के ऊपर दबाव बनाते थे। अब चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो पहले वो इकोनॉमिक कंडीशंस वहां तैयार करता है और उसके बाद ही फॉलोज इट अप बाय मिलिट्री। अब ये श्रीलंका में हो रहा है और बाकी सब जगह, जैसा पहले वक्ता ने कहा, हर जगह ये पूरे इस जगह हो रहा है, और ये उनको बात समझने की है। अब ये बात तो चीन की रही, अब हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि चीन क्या करता है अगर ये आपको मालूम नहीं हो फिर भी आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है। अब ये समस्या है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। हाँ। भारत के ऊपर इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या क्या असर हो सकता है, ये बातें हमें समझने की हैं। शिल्पा, इसका समाधान निकालने के लिए बहुत आवश्यक है कि राजपक्षे, मुझे नहीं लगता कि ये श्रीमान गोटाबाया जी अभी भी रिजाइन करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। 13 तारीख क्यों, अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? ये ही ड्रैगिंग स्पीड, शिल्पा, ही ड्रैगिंग स्पीड, एंड ये इससे, और देखिए ना, उनके जिद की वजह से, या आपने कहा उनके एरोगेंस की वजह से देश को, पूरे श्रीलंका को किस तरह से कीमत चुकानी पड़ रही है, ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है। उसको मैं शिल्पा एक और बात, एक दो बातें और मैं बताऊंगा कि क्या हुआ कि जब पीपल से कि मिसफॉर्चून्स नेवर कम अलोन, तो जब ये परिस्थिति वहां बन रही थी और जब इस परिस्थिति का चीन लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कोरोना आ गया। जब कोरोना आने से क्या नुकसान हुआ आप देखिए, श्रीलंका की जीडीपी का लगभग 18% बहुत बड़ा फिगर है, लगभग 18% जो है वो टूरिज्म से आ रहा है। अब टूरिज्म वहां पर है नहीं, वो अब टूरिज्म कोरोना की वजह से समाप्त हो गया, तो हाँ। उससे उनको परेशानी हो गई, और उनके उसमें तीसरी बात ये हुई कि अब जब जैसे तैसे करके उसे उभरने का प्रयास कर रहे थे, हाँ। तो ये वॉर हो गई। वॉर शुरू होने से जो खाद्यान्न आ रहा था, चाहे वो रशिया से आ रहा हो, हाँ। या वो यूक्रेन से आ रहा हो, या और कई कंट्री से आ रहा हो, अब कई जगह कई किस्म के वो लगे हुए हैं सैंक्शंस, तो उसमें उसका असर पड़ा। तो तीसरी बात, एनर्जी के प्राइसेस जो हैं वो बेतहाशा बढ़ रही हैं पूरे विश्व में। मैं आपको एक दो यूएन के और वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक देने का प्रयास करूंगा यदि मौका मिला तो वो बेतहाशा बढ़ रही हैं। उससे तीसरा उसके ऊपर दबाव पड़ा, तो जब लगातार उसके पास कंपाउंड होते गई ये सब चीजें, हाँ। तो ये आज की परिस्थिति वहां आ गई है। मैं पिछले वक्ता से पूरी तरह सहमत हूं। देश की जनता का अभी कर्तव्य है कि वो अपने आप को कंट्रोल करके रखे। ये समय परीक्षा की घड़ी नहीं है। इस अराजकता में भी मुझे
मुझे आइए चीन का हाथ लगता है, वो चाहते हैं वहां और हालात बिगड़े। चलिए चीन का हाथ कितना कितना नहीं, उसकी साजिश कितनी कितनी नहीं, चीन ने किस तरह से अपने कर्ज के बोझ तले दबाया श्रीलंका को और इस साजिश को अंजाम दिया, इस पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले कौशिक साहब, मैं परिवारवाद के मुद्दे पर आपके पास आना चाहूंगी। और जिस बात का जिक्र किया माथुर साहब ने कि दरअसल ये सब कुछ जो झेल रहा है ना श्रीलंका, वो सिर्फ और सिर्फ राजपक्षे की, उनके परिवार की एरोगेंसी की वजह से झेल रहा है। आप किस हद तक सहमत है इस बात से? क्या वाकई में परिवारवाद के दंश ने डस लिया पूरे देश को, पूरे लंका को? नहीं, बिल्कुल माथुर साहब ठीक बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ये मुझे लगता है कि अपने देश में भी लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और ये समीक्षा करनी पड़ेगी कि जहाँ परिवारवाद के हिसाब से जिन प्रदेशों में शासन रहा, उस समय की इकोनॉमी, जीडीपी, हाँ। तमाम ऐसी समस्याएं, उनके बारे में समीक्षा करने की आवश्यकता है। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि जब हम फैसले लेते हैं, जैसे श्रीलंका में टैक्स में बहुत सारी छूट दे दी गई, हाँ। इसलिए छूट दे दी गई कि हम सत्ता में वापस आए। हाँ। अभी आपने देखा होगा कि देश में तमाम राज्यों, इस बात से तो सर मुझे अपने देश और अपने देश की तमाम वो पॉलिसीज भी याद आ रही है, तमाम वो नेता भी याद आ रहे हैं जहन में, फायदे के लिए वोट पा जबरदस्त छूट की बात करते हैं, फ्री का मॉडल लेकर आते हैं और देखिए उसके बाद फिर देश को किस तरह से उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। डर लगता है सर? नहीं, बिल्कुल। आप दिल्ली को लेकर के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को लेकर के आप देख लीजिए, तमाम ऐसी योजनाओं का प्रचार उस समय किया गया कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। दूसरा, आप ताजा उदाहरण देखिए कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है फ्री में भी। कहाँ से भरपाई कर पाएगा देश? जो लोग खाने योग्य हैं, कम से कम उनके व्यवसाय की बात क्यों नहीं की जा रही है, उनकी नौकरी की बात क्यों नहीं की जा रही है? काल चला गया, अब भी फ्री खाना क्यों दिया जा रहा है? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो सरकारों को समझना पड़ेगा कि जब आप ज्यादा देते हैं जनता को तो जनता भी निठल्ली हो जाती है। बहुत सारे परिवारों की जब हम जाके समीक्षा करते हैं, जब बैठे बिठाए मिल रहा है तो मेहनत क्यों करेंगे? बिल्कुल। अब चैनल पे कहने की बात है शिल्पा, नहीं, अब लोग कहते हैं कि साहब आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो बच्चों को फ्री मिल रहा है, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, दूसरा वजीफा मिल रहा है, खाने के लिए सरकार दे रही है, ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास में आवास मिल जाता है, 2 सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, क्या करना है? तो जब ऐसी चीजें आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि अपने देश की सरकारों को भी ये समझना पड़ेगा कि ज्यादा फ्री के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाए। दूसरी चीजें जो श्रीलंका में है, जो माथुर साहब ने कहा, निश्चित तौर से मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जनता ने जो हालात वहां पैदा किए हैं वो कूटनीतिक तरीके से कहीं ना कहीं चाइना का हाथ हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं कि जब दिखते नहीं है लेकिन कूटनीतिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। और बहुत सारी चीजें में ये तो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले हो गए, जब आप देख रहे हो कि प्रदेशों में जब पता नहीं चलता सरकारें कर जाती हैं तो वो भी कूटनीतिक तरीके से अभियान चलते हैं। तो वही राष्ट्रीय स्तर के, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जहां मुझे लगता है कूटनीतिक तरीके से जो षड्यंत्र रचा जाता है कि किस तरीके से फंसाया जाए, कैसे कर्ज दिया जाए, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका दबाव बना करके उनसे लाभ लिया जाए। तो फिर चाइना अब चुप क्यों बैठा हुआ है? उसकी साइलेंस फिर मुझे समझ नहीं आ रही है। नहीं, चाइना चुप क्यों बैठा है? चाइना जो चाहता है वो हो रहा है। चाइना ने जो षड्यंत्र रचा श्रीलंका में, किस मोमेंट का इंतजार कर रहा है आगे वो? मतलब नहीं, अब तो देखने को मिलेगा ना। अब जो नेतृत्व वहां निकल के आएगा, जैसे जनता सड़कों पे आई, और मैंने जब कहा कि जो नेतृत्व जब तक वहां डेवलप नहीं होगा, जब तक आप दूसरे देश कैसे बात करेंगे? विश्व बैंक कैसे बात करेगी? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसे, किनसे बात करेंगी? कोई व्यक्ति तो वहां होगा ना जिससे बातें होंगी। और जब जनता सड़कों पे आ रही है और जब तक वहां जिस तरीके से माथुर साहब बताने के इस्तीफा अभी तक नहीं दिया गया, 13 तारीख निश्चित की गई है, तो जब तक दूसरे की नियुक्ति नहीं होगी, जो राष्ट्रपति को भागना पड़ा हो पैदल, आप देखिए तो जो बाउंडिंग जो होती है, जहां कमिटमेंट होता है, तो वो नेतृत्व के साथ ही होगा। तो ये चाइना जो अब तक जो माथुर साहब ने कहा, मैं भी इससे बिल्कुल सहमत था कि जब तक नेतृत्व वहां नहीं होगा चाइना यही खेल देखेगा दूर से बैठ करके जो वहां हो रहा है। मैं अपील करूंगा कि कम से कम श्रीलंका की जनता को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जब तक नेतृत्व डेवलप नहीं होगा तब तक हालात वहां के सुधर नहीं सकते। दूसरा, एक और कहूंगा, कोई भी सरकार जब बनती है तो जनता को संतुष्ट करने के लिए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और करोड़ों नहीं अरबों वो डकार गए, उनके अरबों रुपए का उनका भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, उनको तत्काल अरेस्ट नई सरकार को करना पड़ेगा, जिससे कि जनता को लगे कि हाँ कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि जो श्रीलंका के हालात हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं, राजनीतिक लोग जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर भी हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कानून बचा हुआ है और कार्रवाई की जा रही है, तभी एक वो क्रेडिबिलिटी जो खो चुका है श्रीलंका, वो जो है वापस से की जा सकेगी। माथुर साहब,
एक बार फिर से आपका रुख करते हुए देखिए, अल्टीमेटली सवाल फिर घूम फिर कर यही उत्पन्न हो जाता है कि ठीक है, इतनी सारी चुनौतियां अभी इस समय श्रीलंका के सामने दिखाई दे रही है। भारत की मदद पर चलिए बात करते हैं। भारत मदद कर तो रहा है, क्या ये सफिशिएंट रहेगी या और मदद करने की आवश्यकता है, या अन्य तमाम देशों को भी अब वक्त आ चुका है वाकई में सामने से आकर श्रीलंका की मदद करनी चाहिए? भारत तो खैर पड़ोसी धर्म निभा ही रहा है। बिल्कुल शिल्पा, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बिल्कुल सटीक आपने बात कही है कि ये एक देश के आफ्टर ऑल हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ। और हम अब एंडलेसली किसी की हेल्प कर नहीं सकते। हम लोग जो दे रहे हैं वो इमीडिएट आप उनको, और दूसरा ये होता है कि भाई आप किस तरीके से देंगे। आप सामान पहुंचा दी, खाद्यान्न आपने पहुंचा दिया, एनर्जी पहुंचा दी, पेट्रोल पहुंचा दिया, सब कुछ पहुंचा दिया। अगर अब आपको उनको मॉनेटरी एड देनी है तो वो भी एक और लोन हो जाएगा। 5.1 बिलियन का लोन उनके ऊपर ऑलरेडी है। एक लोन और हो जाएगा जो मैं बता रहा हूं 10% जीडीपी से कहीं ऊपर है, वो और ऊपर चला जाएगा। तो इसको हमको एक्चुअली इनको विशेष साइकिल में फंस गए। ये मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, जो चाइना का लोन का काम जो तरीका होता है ना, हाँ। उसको ये शिल्पा ये बात समझने की है, क्योंकि जब चाइना जब लोन देता है तो उनकी एक ऐसी एक स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होती हैं लोन की, कि बाकी लोग, बाकी देश अगर मदद करना भी चाहते हैं तो वो या तो खुद अपने आप से या उन कंडीशंस की वजह से उनकी मदद नहीं कर पाते। हाँ। जहां तक कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी उन देशों को जो चाइना के डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं चाहकर भी मदद करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके अपने जो रेगुलेशंस हैं वो रेगुलेशंस चाइना के लोन कंडीशंस के साथ इस प्रकार से वो ऑपोजिशन में आ जाते हैं कि उनको मदद करना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि इसका भारतवर्ष पे क्या असर होगा। अब आप देखें, एक तो पड़ोसी राष्ट्र है, संभव है कि अगर वहां और परिस्थितियां बिगड़ी तो कुछ वहां से शरणार्थी, ये संभव है, कोई लोग दबे जबान से बात कर रहे हैं। शरणार्थी फैक्टर पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन इस समय हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। माथुर साहब, माफी के साथ आपको रोकते हुए उनको मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता साहब आपका। जितेंद्र कुमार ओझा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। सबसे पहले मैं मनीष गुप्ता जी, आप अर्थशास्त्री है, आपसे समझना चाहूंगी श्रीलंका इतने गंभीर आर्थिक संकट से कैसे बाहर निकल पाएगा? क्या लग रहा है मौजूदा परिस्थितियों को देखकर? भारत की तरफ से मदद तो हो रही है, लग रहा है चीजें मैनेज हो जाएंगी वहां पर, जिस तरह की सुगबुगाहट वहां पर ऑल पार्टी गवर्नमेंट की देखने को मिल रही है? शिल्पा जी, जितना आसान हमें लग रहा है कि संकट खत्म हो जाएगा, उतना आसान है नहीं। क्योंकि ये संकट एक दिन में बना नहीं है। इस संकट को बिल्ड होने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगे हैं। तो संकट से निकलने में भी कम से कम 1 साल लगेगा, और 1 साल तब लगेगा जब बिल्कुल सिंसियर एफर्ट हो। अब संकट, अब इस समय जो संकट है उससे बड़ा संकट है ट्रस्ट का संकट, यानी इस समय ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। श्रीलंका की जनता को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ ठगी हुई है, उनके साथ चीटिंग हुई है। तो सबसे पहले उस ट्रस्ट को रिस्टोर करना होगा। अभी डॉक्टर सुनील कौशिक को सुन रहा था, वो कह रहे थे सबसे पहले अंतरिम सरकार को जनता को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अंतरिम सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से अगर जैसे राजपक्षे को या उनकी फैमिली के लोगों को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ये कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। लेकिन जनता को कॉन्फिडेंस आएगा, जनता को ये लगेगा कि हाँ अब कुछ ठीक हो रहा है। तो मैं समझता हूं ये काम भी ठीक रहेगा। उसके बाद इमीडिएटली सबसे पहले सरकार को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, जो हमारे देश में भी चल रहा है ना, सस्ते का बोलबाला, मुफ्त बांट दो, इनको भी फ्री कर दो, बस भी फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, इससे बचना पड़ेगा। वो देश को ताक पर रख रहे हैं, लोगों को यहाँ भी ये समझना होगा हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, मैं आप सभी के पास लौटती हूँ। सर मेरी मजबूरी है, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा। सबसे पहले जितेंद्र कुमार ओझा जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। आप पूर्व राजनयिक है, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। जितेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, क्या संभावना दिखाई दे रही है? श्रीलंका के हालात क्या जल्द ही बदलते नजर आएंगे मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से?
ऑर्डर के बाद उतने अनरूली या उतने इंडिसिप्लिन नहीं रहे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि पूरी श्रीलंका के इतिहास में ऐसा मौका कभी नहीं आया क्योंकि आधी जनसंख्या 1 करोड़ लोग जो है पिछले हफ्ते आप देखें तो वो सड़कों पे आए हुए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। कि जो है पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो मौजूदा ढांचा है जो इस क्षेत्र में, उस ढांचे की फेलियर है। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि देखिए इंटरनेशनल रूल्स नॉर्म्स कुछ भी क्यों ना हो, मैं तो उस देश में 5 साल रहा हूँ और एक यंग डिप्लोमेट के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग थी और तमाम लोगों को जिसकी बात कर रहे हैं उनके सबके साथ जो है व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत अच्छे बहुत मजबूत संबंध है। यंग डिप्लोमेट हुआ करता था तो लोग मुझे उतना ज्यादा सीरियसली शायद नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी उन सभी से मेरी बहुत गंभीर बातचीत होती थी, बहुत अच्छी बातचीत होती। मेरा मानना है कि देखिए श्रीलंका में कुछ भी हो उसका सीधा असर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पे पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान कहें या चाइना कहें वो कई दफे श्रीलंका के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते थे, उनके एलिट को करप्ट करने की कोशिश करते थे कि वहां पे एक फुटबॉल बनाया जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से नहीं होता था बल्कि पिछली शताब्दी में देखें तो कुछ पश्चिम के देशों की तरफ से भी होता था जो श्रीलंका को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन श्रीलंका का एक बहुत बड़ा तबका था जो आज भी जिनको कभी श्रीलंका का महात्मा गांधी कहा जाता था, वो विनोबा भावे जी के शिष्य हैं और वो कल कह रहे थे कि देखिए भारत के पुरातन मूल्यों को श्रीलंका में सजो के रखा गया है क्योंकि तमिल में नहीं, सिंहलीज लोग भी भारतीय मूल के ही लोग हैं, वो भारत से अलग नहीं है, तो वो हमारी ही सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो जो आप कह रही हैं कि ये इस बात पर निर्भर करता है क्या श्रीलंका में ऐसी लीडरशिप आएगी जिसकी क्रेडिबिलिटी होने के बाद वो कुछ दिखा सकती है कि सोसाइटी में वो ताकत है। लेकिन जब भी ऐसा अनप्लान डिस्ट्रक्टिव चेंज होता है जैसे मास और मॉम जो है वो आ जाती है सड़कों पे, तो उस चेंज को कंट्रोल करना, उसको कंटेन करना, उससे लीडरशिप क्रिएट करना बहुत आसान नहीं होता। और जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात है, देखिए मैं किसी किताब को देख के इसको देख के नहीं कह रहा हूँ, ये जो है परिवारवाद की जो बात आप कहती है, परिवारवाद ही नहीं तमाम इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी का भी एक रोल होता है, एक जुडिशरी का भी रोल होता है, तो वो लोग खड़े क्यों नहीं हुए और आवाज क्यों नहीं उठाई इस समय रहते। बिल्कुल। दूसरी बात ये हुआ कि आप देखिए कि ये जो कॉम्पिटेंस और लॉयल्टी के चक्कर में हुआ क्या कि जो महिंदा राजपक्षे जी का परिवार था 2004 से वो उसका विकास शुरू होता था। 2004 से पहले महिंदा राजपक्षे जी दक्षिणी श्रीलंका के छोटे से नेता होते थे, वो आते हैं, कब्जा करते हैं, पूरे परिवार को लेके आते हैं, पूरे कॉलोनी को लेके आते हैं और सारी जगह अंडर हैंड डील होनी शुरू होती है। और दूसरी गलती उन्होंने की चाइना के पास से, और चाइना ने बेतहाशा लोन दिया और उसका बहुत बड़ा परसेंटेज लोगों की जेब में गया। सभी श्रीलंका के लोगों ने मुझे काफी डिटेल्स भेजे हैं क्या जिसका मैं जिक्र कभी नहीं करना चाहता। उन्होंने काफी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी भेजे हैं जिसका साफ पता चलता है कि बहुत बड़ा ये दिया गया। और दूसरा ऐसे प्रोजेक्ट में लोन दिया गया जो प्रोजेक्ट कभी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकते हैं। देखिए कि एक नहीं बहुत सारी घटनाओं की वजह से हुआ है और इस स्थिति में मैं सोचता हूँ कि भारत ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कर्ज लेते गए, दूसरे हाथ लोगों को राहत देते गए और अल्टीमेटली देखिए देश की क्या स्थिति कर दी। ऐसे में एक और मैं आपसे पॉइंट समझना चाहूंगी ओझा साहब, वो ये आपने राजपक्षे परिवार का यहाँ पर जिक्र किया, क्या राजपक्षे परिवार के चंगुल में फंसने की वजह से देश की आज ये हालात हो गए? क्या उन्हें ही जिम्मेदार माना जाए, उनकी नीतियों को ही जिम्मेदार माना जाए और समय रहते उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी? ये भी बहुत बड़ा फैक्टर। देखिए मैं कहूंगा कि राजपक्षे परिवार के ऊपर दोष नहीं किया जा सकता है कि किसी भी देश की डेस्टिनी एक या दो लोगों पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ की जुडिशरी के लोग क्या कर रहे थे, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के लोग क्या कर रहे थे, वहाँ की सिविल सोसाइटी के लोग क्या कर रहे थे, सभी की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हो रही थी। लेकिन ये सही है कि इस वर्तमान डेमोक्रेटिक ढांचे को राजपक्षे परिवार ने गेन कर दिया या कौन कर दिया या सबवर्ट कर दिया। और सबवर्ट करने के बाद में जनता को वो एक पॉपुलिज्म का नशा देते रहे, सिंगला राष्ट्रवाद का नशा देते रहे और डेवलपमेंट को, गवर्नेंस को उन्होंने टोटली क्रैश कर दिया। और वो राष्ट्रवाद की बात तो करते रहे, बात करते रहे, लेकिन उसको राष्ट्रवाद को भुना के उन्होंने अपने आप से फायदा उठाया और देश की पूरी प्रशासनिक ढांचे का सर्वनाश कर दिया। और उसकी संप्रभुता को भी आप देखें तो चाइना और पाकिस्तान और कई देशों के सामने उसको समर्पण कर दिया। देखिए राजपक्षे परिवार दोषी है, लेकिन वहाँ के लोग भी इस दोष से अपने आप को आजाद नहीं कर सकते क्योंकि पूरा डेमोक्रेटिक ढांचा ही वहाँ का
ध्वस्त हो गया। निश्चित तौर पर क्या ऐसा ही हुआ और हिंदुस्तान को इससे क्या सीखने की आवश्यकता लगती है कौशिक साहब? नहीं देखो, मैंने अभी भी कहा शिल्पा आपको कि जब कूटनीतिक तरीके से कुछ निर्णय लिए जाएंगे, आप ऐसा नहीं कि वहाँ के हालात हैं, और जिस तरीके से माथुर साहब ने बताया कि चाइना जिस तरीके से कर्ज देता है तो टर्म एंड कंडीशन उसकी क्या रहती हैं, तो बहुत सारे कानूनी पेच भी होंगे, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं भी होंगी। दूसरा मुझे लगता है कि ये संदेश देने का काम भी श्रीलंका का प्रकरण करेगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आप कह दूं, जिन छोटे छोटे देशों को कर्ज दे रखा है और भारत ने समय समय पर आगाह करने का प्रयास भी किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बातें नहीं बन पाई, तो ये एक संदेश है श्रीलंका का प्रकरण। ये वो छोटे देश समझें कि हमारी नीतियां क्या हैं और पड़ोसी की नीतियां क्या हैं, और इस हालातों को समझना पड़ेगा। दूसरा बात, जो बड़े बड़े देश हैं, जहां जिस तरीके से क्वाड की बात की जाए या तमाम G20 की बात की जाए, G7 की बात की जाए, इनमें ये मुद्दे उठने चाहिए कि जो बड़े देश हैं वो कर्ज के जाल में फंसा करके किस तरीके की वहां अर्थव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास करते हैं, कि जो श्रीलंका में हुई है। एक चीज। दूसरा, उन देशों की सरकारों को भी समझना पड़ेगा कि जो फ्री का बांटने का काम करती हैं, यहाँ टैक्स कम कर दिए जाएं, या तमाम, मैंने अभी 80 करोड़ खाद्यान्न की बात की, या दिल्ली में जो चल रहा है, अन्य प्रदेशों में जो चल रहा है, इसको भी सरकारों को समझना पड़ेगा कि ये सरकार तो कहीं से लेके आ नहीं रही है, तो हमारा टैक्स का पैसा है। अब ये निर्णय सरकार करेगी किसको फ्री देना है, किससे टैक्स लेना है। तो आप आज की स्थिति में देखूं अपने देश की, तो मध्यम फैमिली को आप देख लीजिए, त्रस्त है, न तो वो नीचे वाले में आ पा रहा है, ना ऊपर वाले में जा पा रहा है। तो बीच वाले मध्यस्थ फैमिली को कुछ मिल भी नहीं पा रहा है, न योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनको। तो जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, तमाम लोगों से बात कीजिए, वो कहते हैं हम तो गरीबी रेखा के नीचे ही ठीक है, सुविधाएं तो मिलती हैं, वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आना चाहते, उठना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार को भी समझना पड़ेगा कि जिन हालात जो पैदा किए गए हैं। दूसरा, फिर मैं कह रहा हूं कि जो छोटे छोटे देश हैं उनको चाइना की जो नीतियां हैं, कि जिस नीतियों के तहत वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, वो देशों को समझना पड़ेगा कि जो श्रीलंका का हश्र हुआ है, आपका भी एक दिन वही हश्र रहेगा, या चाइना के जाल में आप फंसे रहेंगे। लेकिन वहां चाइना के अंदर इस समय मौजूदा परिस्थिति की अगर हम बात करें, ऑल पार्टी गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो जरा एक बार दर्शकों को समझाइए ये किस तरह की सरकार होती है और ये कितनी आसान या मुश्किल है वहां पर फिलहाल इन मौजूदा हालातों के बीच बनाने के लिए, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई देखिए एक नेतृत्व होगा तो उनसे बातचीत हो पाएगी, मदद भी अगर पहुंचानी होगी तो उनसे बात किया जाएगा। ये कितना आसान दिखाई दे रहा है या कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है फिलहाल वहां? नहीं देखो, जो अभी अंतरिम सरकार बनाई थी बाद में इस्तीफा देने के बाद, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय वहाँ की जनता को देना चाहिए था, लेकिन जनता वहाँ संतुष्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में लेकर के सारी चीज़ों की एक संदेश देने का काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए विशेष परिस्थितियों को देखते हुए। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि वहाँ एजेंसियां थोड़ी ध्वस्त हो गई हैं, सरकार ध्वस्त हुई है। तो एजेंसियों को सामने आकर के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ऐसी व्यवस्था कायम वहां करनी पड़ेगी, जो मनीष जी ने बताया कि जब तक जनता का भरोसा नहीं आएगा लौट के, तब तक मुझे लगता है ये अराजकता देखेगी, अराजकता वहां दिखेगी, और उसमें कहीं ना कहीं चाइना का हाथ रहेगा। इस बात को भी समझना पड़ेगा, ये भी अन्य देशों को समझाना पड़ेगा। वहां श्रीलंका की जनता से अपील करनी पड़ेगी, किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। देश में स्थिरता तभी आएगी जब आपके पास एक स्थिर नेतृत्व होगा। और इस स्थिरता पर बात करूंगी मैं, मनीष गुप्ता जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ओझा साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही है। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, रणनील विक्रमसिंघे की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और वो इतने बड़े सांसदों से लेके वो सिर्फ अकेले सांसद रह गए थे अपने इसमें, और वो जो है टॉप कैप अरेंजमेंट उनको लाया गया, तो उन पर भरोसा नहीं था। जहाँ तक चाइना की बात आप कर रही हैं, देखिए चाइना ने एक नए किस्म का इंपीरियलिज्म लाया है दुनिया में। हालात मैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे भी रिसर्च करता हूँ और बातचीत करता हूँ, और बहुत लोगों से टच में भी हूँ एक ग्लोबल थिंक टैंक के साथ। तो एक नए हालात आए हैं, जिस नए हालात में वेस्ट रिसीव कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, और ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा के चाइना ने एक न्यू इंपीरियलिज्म का मॉडल विकास किया है। वो न्यू इंपीरियलिज्म है क्या कि अफ्रीका में हो या सेंट्रल एशिया में हो या कई जगह वो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग मैन या बिग मैन कहे या ऑटोक्रेट, उनको वो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है, उनको वो करप्ट कर रहा है, उनको अंडरहैंड फायदे दे रहा है, और उन देशों के मार्केट को वो कैप्चर कर रहा है। वहां के रिसोर्सेज को जो है बहुत ही कम 1/5 या 1/10 या 1/20 के प्राइस पे ले रहा है,
बीच नया डिस्गाइज्ड इंपीरियलिज्म जो चाइना का है वो है। भारत से हम ये नहीं कह सकते कि हम उनको आगाह कर रहे हैं। देखिए, भारत से उम्मीद की जाती है पूरे अफ्रीका में, पूरे फार ईस्ट में, कई एक जगह कि भारत अपना मॉडल लेके आए, भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर वो उनके डेवलपमेंट में पार्टनरशिप करे, भारत से ये टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि दोनों देश बराबर थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई कमी नहीं है। देखिए, भारत के गवर्नेंस मॉडल में भी डेफिशिएंसी है। हमारी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का पेस चाइना से बहुत स्लो है, और एक डेमोक्रेटिक देश है हम, और इस वजह से बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस आई है, और चाइना को एक फ्री हैंड मिल रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें छोटे देशों को आ रही है, और पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी पे और सिक्योरिटी पे इसका असर होगा। थैंक यू। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस स्टेबिलिटी की बात यहाँ पर कौशिक साहब ने भी कही, ओझा साहब ने भी कही, मनीष गुप्ता जी, वाकई में सबसे पहले तो श्रीलंका को यही सोचना होगा कि वो स्टेबिलिटी एक बार आ जाए, उसके बाद बाकी के जो चैलेंजेस है वो 1 बाय 1 करके फेस किए जाएंगे। देखिए, मैं एक नई बात और कहना चाह रहा हूँ। हाँ। स्टेबिलिटी का मसला है। हाँ। वो कंसर्न इंडिया में बहुत ज्यादा है। हाँ। देखिए, आप समझिए, अगर किसी देश के बजट का एक मेजर पार्ट अगर सैलरी में जाता हो, पेंशन में जाता हो, तो कुछ भी सुधारना आसान नहीं होगा। अब अगर आज श्रीलंकन पीपल IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमें पैसा भेजिए, अभी पैसा उनको आ गया तो पैसा जाएगा कहाँ? सबसे पहले तो सैलरी बढ़ जाएगी, 1 महीने 2 महीने की सैलरी बढ़ गई, पैसा फिर खर्च हो गया। यानी अभी श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई है मानो गर्म तवे पे घी की या पानी की एक बूंद डालते ही वो उछल उछल के उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाएगी। और यही स्थिति भारत में भी हो जाएगी संभवतः। इसी बात को विजन करते हुए मोदी जी ने अग्निवीर जैसी योजना रखी कि भाई अब 4 साल 5 साल काम करिए, आप तनख्वाह लीजिए, वापस इंडस्ट्री में जाइए। सरकार पूरी जिंदगी की पेंशन नहीं उठाना चाहती। अगर इस तरीके से हम खर्चे कट करेंगे तब जाके हम फ्यूचर में हमारा कैश फ्लो बेटर होगा। आज श्रीलंका की गड़बड़ क्या है? श्रीलंका की जनरेशन कैपेसिटी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनका कैश फ्लो बेकार हो गया है, कैश फ्लो खराब हो गया है। ओके, क्योंकि और उसे बचाने के लिए उन्होंने इंपोर्ट कट किया, फर्टिलाइजर कट किया, हाँ। जिसकी वजह से देश में फसलों का नुकसान हो गया और मेजर फूड शॉर्टेज हो गई, और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। तो हमें भी ये लेसन ले लेना है श्रीलंका की हालात के साथ साथ कि लॉन्ग टर्म में सरकार के ऊपर सैलरी और पेंशन का बोझ इतना ना हो जाए कि वो इसी के बोझ तले मर जाए। आज श्रीलंका की मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि उन्हें सैलरी चुकानी है। तो ऐसे में अब अगर श्रीलंका को सरवाइव करना है तो उसे एक बड़े फंड की जरूरत है। भारत जितनी भी छोटी छोटी मदद कर रहा है, $1 अरब, $1.5 अरब, $2 अरब, ये पैसा 1 महीने के लिए काफी है, इसके बाद फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एक ऐसे फंड की आवश्यकता है जो कम से कम 1 साल तक लगातार फंडिंग करे और चाइना को मजबूर किया जाए कि वो अपनी रीजनेबल टर्म्स पे इस लोन को खत्म करे और ब्याज एटलीस्ट बंद करे। आपको बता दूं, चाइना अभी भी ब्याज का एक्रू कर रहा है, वो ब्याज उससे वसूलेगा श्रीलंका से। हाँ। ये बड़ी दुखद स्थिति है जब बड़े देश मिलकर छोटे देश का इस तरीके से शोषण कर रहे हैं। और श्रीलंका के सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्कुल अपनी वर्स्ट सिचुएशन में इस समय है। माथुर साहब, ऐसे में सर एक और बड़ी चुनौती शरणार्थी संकट की यहाँ पर खड़ी होती हुई, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? चलिए, आज नहीं तो कल, क्योंकि अगर ये हालात इसी तरह से लगातार कंटिन्यू रहे वहां पर, तो वहां के लोग फिर कोई ना कोई ऑप्शन तो ढूंढेंगे ना, इधर उधर जाएंगे ना, अगर अपने यहाँ पर हालात सुधरते हुए दिखाई नहीं देंगे तो। शिल्पा, बिल्कुल यही बात मैं पहले कहने की कोशिश कर रहा था। हाँ। एक बात इससे पहले मैं और कहूंगा जो कि मैं पिछले बात, देखिए जो चाइना का काम करने का तरीका है, अभी जैसे जो अभी बोल रहे थे मनीष जी कि भाई चाइना को इनको मदद करनी चाहिए। श्रीलंका ने चाइना से कहा कि हमारी हेल्प करो, वांग यी गए वहां पे और हाथ हिला करके वापस आ गए और उन्होंने कोई 1 मिलीमीटर कदम आगे नहीं बढ़ाया। चाइना अपने नागरिकों को लगातार वार्निंग इशू कर रहा है कि यहाँ मत जाओ, वो मत जाओ, वो मत करो। अब आप देखिएगा श्रीलंका में चीन की सेना का इंटरवेंशन होएगा आफ्टर सम टाइम, ये मेरा मानना है। हमें उसको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। अब जहां तक सवाल है शरणार्थी समस्या का, अब आप देखें जब वहां बिल्कुल त्रस्त हो जाएंगे लोग तो कहां जाएंगे? भारतवर्ष अकेला एक देश ऐसा है जो कि उनके इतने नजदीक है जहां पर कि वो जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो कि पहले भी एक बार, और भारत हमेशा से एक शरणार्थियों के लिए हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता आया है। माथुर साहब, जाहिर सी बात है ये बात उन्हें भी पता है,
तो कहीं ना कहीं वो एक अतिथि देवो भव के मद्देनजर उन्हें शरण देने की कोशिश भी होगी, ये बात उनको उनके भी जहन में होगी। और उसके अलावा एक और बात शिल्पा कि ये उनको भी पता है और हमें भी पता है कि नॉट टू मेनी इयर्स अगो श्रीलंका भारत का ही एक हिस्सा था। एग्जैक्टली श्रीलंका जो है उसमें लेस देन 115 इयर्स अगो भारत का हिस्सा था। हाँ। तो आप ये देखें। तो दूसरी बात मैं आपको बताता, चाइना जो इन्वेस्टमेंट करता है हमेशा, क्यों पाकिस्तान में ऑपोजिशन हो रहा है, चाइना हमेशा लो या नो रिटर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है अपने BRI उसके तहत, ताकि वहां पर इन्वेस्टमेंट उसका हो, लोन के तले देश दबे और उससे रिटर्न ना आए, फिर पूरा देश कैप्चर कर लिया जाए, उभर के उसकी वजह से ना आ पाए। हाँ। ये बात कोई नोटिस नहीं है जी, बिल्कुल। हाँ। तो सिर्फ ये बात है, इसको हमें देखना पड़ेगा और हमें चाइना के मिलिट्री मनूवर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। हम्बनटोटा उन्होंने ले लिया है, उनका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आज की तारीख में इंडियन ओशन के ऊपर है। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जहां पेंशन और सैलरीज की बात हो रही है, हाँ। उससे ज्यादा खतरनाक मुफ्त में चीजें बांटने वाली पॉलिसीज हैं। आप ये देखेंगे, एक अंग्रेजी में कहावत है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को इफ यू वांट टू फीड समवन फॉर अ डे गिव हिम अ फिश टू ईट, इफ यू वांट टू फीड हिम फॉर एवर गिव हिम टीच हिम हाउ टू फिश। हमको आवश्यकता यह है कि मुफ्त में लोगों को देना, सामान देना, बल्कि परिस्थितियां ऐसी तैयार करें, हाँ। रोजगार पैदा करें, हाँ। और वो हालात बनाएं जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को संभाल सकें। ये बात आपको मानने की है। ये फ्री गिफ्ट जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है इसका, क्योंकि क्या होता है, अब मैं बताऊं, वो पूछ रहे थे कि लोगों ने क्यों पहले इसका विरोध नहीं किया। हाँ। एक सेकंड और लगाऊंगा। हाँ। वो इसलिए विरोध नहीं किया कि जब मुझे फ्री में चीजें मिलती रहेंगी, मेरा टैक्स कम हो जाएगा, मुझे खाना मिलता रहेगा, तो मैं किस बात के लिए विरोध करूंगा। उसको एक आम इंसान को देश की राजनीति का क्या हो रहा है और हमारे को चाइना से क्या इक्वेशन है या हमारे GDP का क्या परसेंटेज 115% डेट में है, ये उसको नहीं मालूम है। उसको इमीडिएटली ये दिखता है कि मेरे को दिल्ली में बिजली फ्री मिल गई, बस में टिकट फ्री मिल गया, सिलेंडर फ्री मिल गया, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, काफी है उसके लिए। ठीक है, ठीक तो है। यानी कि जो आवाज आती है। माथुर साहब, एक सवाल है, क्या अपना देश भी, हमारा देश भी उसी स्थिति में जाने की पोजीशन में है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें नहीं कहा कीजिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात आप, क्योंकि मैं श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, मैं श्रीलंका, माथुर साहब मैं श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, मैं उस पोजीशन की बात कर रहा हूं जहां स्टेट गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो फ्री में बांटने का काम कर रही है और तमाम कर्ज से डूबी हुई है। आप देखिए 80 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है हमारे देश के ऊपर। तो क्या ऐसी स्थिति है जो आप बता रहे थे, और मैंने भी ये बात कही, तो जो बांटने की बात आ रही है ना, जनता को कोई मतलब नहीं है, हमें तो उसी को वोट करना है जो हमें फ्री दे रहा है। अब उसकी योजनाएं क्या है, उसकी नीतियां क्या है, उससे कोई जनता को फर्क नहीं पड़ता। कौशिक जी मैं इंटरवेंशन करना चाहूंगा। देखिए, कर्ज तो विश्व के जो टॉप के 5 अमीर हैं, एलोन मस्क के ऊपर भी है, और अमेजॉन के ऊपर भी है, अंबानी के ऊपर भी, अदानी के ऊपर। कर्ज होना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको डेट सर्विस कवरेज रेशियो यानी DSCR आपका ठीक है क्या? क्या आप इंटरेस्ट को, इंस्टॉलमेंट को सर्विस कर पा रहे हैं क्या? क्या आपकी नेटवर्थ स्ट्रांग है क्या? ये ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस पर काम करने को। चलिए, आप सभी लोगों से जल्दी में फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले जितेंद्र कुमार ओझा जी, आपका फाइनल कमेंट सर। क्या अब फिलहाल संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्या उम्मीदें दिखाई दे रही है वहां श्रीलंका के लिए? देखिए, बहुत मुश्किल होगा इससे निकलना, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो श्रीलंका की सोसाइटी की रेजिडेंस है, वहाँ के लोगों का कैरेक्टर है, मुझे भरोसा है कि जरूर इससे निकल जाएंगे। लेकिन अपने आप नहीं होगा, इसमें सबसे अधिक रोल किसी का होता है तो भारत का रोल होता है। हमें डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करना है, लेकिन फैसिलिटेट करना है। और बिल्कुल उनको सिर्फ एड देके या पैसे देके ये बात नहीं बनती है, उनके प्रशासनिक ढांचे को सुधारने में हमारी मदद करनी होगी और हमें अपना एग्जाम्पल भी सेट करना होगा। दूसरी बात मैंने कहा, ये फेलियर सिर्फ एक व्यक्ति का, एक परिवार का नहीं है। जो डेमोक्रेसी का वर्तमान ढांचा है, जो भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट ड्रिवन इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्रीज में ला रहे हैं, ये पूरे ढांचे की फेलियर है और हमें कुछ नए सोचने की जरूरत है जो संभव है। और इसके तहत कहीं से होती है तो भारत से होती है। हम सिर्फ चाइना को काउंटर नहीं करें, ये देखें कि ये तमाम देश जो है हमारे एक तरीके से सैटेलाइट देश है, उनकी सुरक्षा से हमारी सुरक्षा जुड़ी हुई है और हम मजबूत है तो वो भी सिक्योर रहेंगे। तो इनिशिएटिव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होनी चाहिए और हम इन छोटे छोटे कॉस्मेटिक बातों से निकल के थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचें। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, गुप्ता साहब, फाइनल कमेंट्स आपका।
देखिए यूएनओ है, WHO है, यूनिसेफ है, नेटो है, ये सारे संगठन हैं, ये आएंगे। बस ये कि श्रीलंका में कोई आपदा हो, कुछ लोग मर देश की इन बड़े बड़े कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस की, इन लोगों को आगे आना पड़ेगा और श्रीलंका की मदद करनी पड़ेगी। इससे पहले की सिचुएशन और ज्यादा वहां पर खराब हो जाए, मदद के बिना श्रीलंका खड़ा नहीं हो सकता, उब नहीं पाएगा, इस सिचुएशन से उभर नहीं पाएगा इस सिचुएशन से। कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल शिल्पा, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मैंने यही कहा है कि जब तक स्थिरता नहीं आएगी, जनता वहाँ स्थिर सरकार अंतरिम नहीं चुनने देगी, तब तक मुझे लगता है कि हालात ठीक नहीं होंगे। पहले जनता से ये अपेक्षा की जाती है कि एक अंतरिम सरकार वहाँ बनने दें, उसके बाद जो निर्णय होंगे उसके ऊपर फिर आगे मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जरूर श्रीलंका के साथ खड़ा होगा। माथुर साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट जल्दी से। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि भारत तो मदद का हाथ आगे बढ़ा ही रहा है, और भी तमाम देश, अन्य संगठन सामने आएंगे कि नहीं, और कैसे आखिरकार इस सबसे बड़े आर्थिक संकट से श्रीलंका उबर पाएगा। वक्त मेरे साथ बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।